मुस्लिम पहचाने। तीसरी पहचान है संवैधानिक पहचान। संवैधानिक पहचान। संवैधानिक पहचान क्या है? अभी हमारे महासचिव महोदय ने बताया एससी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, संवैधानिक पहचान है। ये जो पहचान है, इस पहचान का नाम नहीं लिया जाता है और लोग जानते नहीं है कि ये कौन सी पहचान है। ये भी हम आपको बता दें, ये पहचान है ऐतिहासिक पहचान। ये आता है पॉइंट कि ऐतिहासिक पहचान क्या है। अभी यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर हम पूछें या अन्य समाज में जाकर पूछें तो भैया आप कौन हो, बता देंगे हम सैनी हैं। आप कौन हो, बता देंगे हम यादव हैं। आप कौन हो, बता देंगे कि हम नाई हैं। आप कौन हो, बता देंगे हम प्रजापति हैं। जी कुछ नहीं पूछे, पूछ सकते हैं, बता देंगे प्रजापति हैं, राजपूत हैं, सारी जातियां बता देंगे। धार्मिक पहचान पूछेंगे तो बता देंगे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। संवैधानिक पहचान बता देंगे भैया हम एसटी में हैं, एससी में हैं, ओबीसी में हैं। और ऐतिहासिक पहचान पूछेंगे क्या है, नहीं बता। मेन चीज है कि हमको ऐतिहासिक पहचान को जानना है और वो ऐतिहासिक पहचान है आपकी मूल निवासी। क्या है? मूल निवासी। मैं अब आपको लिख देता हूं, मूल निवासी और विदेशी दो है। मूल निवासी। अब ये पहचान शब्द आता है मूल निवासी, ये बहुत सारी शंकाएं और दिमाग में अजीब सी धारणाएं उत्पन्न करता है। क्या करता है? अगर हम यहाँ मूल निवासी हैं, मतलब जो इस देश में रहने वाले लोग मूल निवासी हैं, फिर कोई विदेशी भी होगा। सिंपल सी बात है। फिर पॉइंट ये आता है कि हम मूल निवासी, तो विदेशी है कौन? और मूल निवासी कौन है तो विदेशी कौन है? पॉइंट बनने शुरू हो जाते हैं कि हम मूल निवासी हैं तो फिर मूल निवासी कौन है, विदेशी कौन है, ये पॉइंट आ जाता है। चलिए अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लिया? ठीक है, आगे आगे। सबसे पहले आते हैं कि हमारी सबसे पहले सामाजिक पहचान क्या थी? जाति। सबसे पहले आई थी हमारी जाति। और जाति कहां से आई? पहला पॉइंट। और दूसरा हिंदू, जो धार्मिक पहचान थी हिंदू। हिंदू कौन और जाति कहां से आई? बहुत सारे पॉइंट हैं, तो मैं एक चार्ट बनाता हूं, उसके अनुसार आपको बताऊंगा कि जाति कहां से आई और हिंदू कौन है और मूल निवासी कौन है। ये भारत की जब हम बात करते हैं, मैं चार्ट अधिकतर ये सभी जगह बनाता हूं।
क्लियर हुआ? ये हमने चार्ट बनाया। अब चूंकि हम भारत में रहने वाले हैं, भारत हमारा देश है, तो अब हमें ये देखना है कि हमने भारत में कहा क्या क्या लिखे जाएंगे? ये है सबसे पहले सछूत, दूसरा अछूत। मैं पढ़ रहा हूं। भारत में दो प्रकार के लोग, सबसे पहले आर्य, दूसरे अनार्य। तो भारत में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, सबसे पहले आर्य, दूसरे अनार्य। इस देश में दो तरह के लोग हैं, पहले आर्य, दूसरे अनार्य। और अनार्य जो हैं उन्हें, वो कौन है इस देश के? मूल निवासी है। ये वो इस देश के मूल निवासी है जिनकी बात हो रही है। इनको अनार्य के नाम से जानते हैं, अर्जक के नाम से जानते हैं। एक संगठन चलता है अर्जक संघ, किसी ने नाम लिया था अर्जक का अभी, अर्जक संघ का। तो अर्जक, वो अपने को अर्जक बोलते हैं, तो हम अर्जक के नाम से लीजिए। पूरब में ज्यादा हम लोग अर्जक के नाम से जानते हैं। इधर श्रमण, श्रमण जो होते हैं श्रम करने वाले लोग, जो हमारे इस देश में रहने वाले लोग थे, वो श्रम करने वाले लोग थे, मेहनत से करने वाले लोग थे, बहुत ही ईमानदार थे, खेती किसानी करने वाले लोग थे। तो वो कौन है? श्रमण और अनार्य। इन्होंने नाम दिया शूद्र। क्या नाम दिया? शूद्र। मतलब आर्यों ने इनको क्या नाम दिया? शूद्र। और शूद्रों का ये बना दिया, शूद्रों को इन्होंने बांटा। किसमें बांटा? इन्होंने जब फुले साहब ने कहा कि सेठ जी, भट्ट जी विदेशी और शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं। ये मूल निवासी जो परिकल्पना, संकल्पना, पहचान जो है, वो हमें वामसेफ ने नहीं दी, बल्कि हमें अभी कहा कि वामसेफ ने दी, वामसेफ ने नहीं दी। ये जो पहचान है हमें हमारे पुरखों ने दी। ये हमारी जो पहचान है वो फुले साहब ने दी। और फुले साहब ने कहा कि सेठ जी, भट्ट जी विदेशी और शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी, ये उन्होंने कहा। और इस कारवा को, इस पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया वो वामसेफ ने किया। तो ये पहचान हमें दी। और उस वर्ण व्यवस्था में हमको उन्होंने शूद्र बोला, शूद्र बोला। शूद्र में उन्होंने क्या किया? हमें चार भागों में बांटा। कौन सा? एक तो सछूत नाम दिया। ब्राह्मणों ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई तो बीएड में एक वैदिक शिक्षा नीति है, वैदिक शिक्षा नीति, वहां वर्ण व्यवस्था आई। चलिए अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा, पहले जाति बता देता हूं, फिर पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं हम लोग। तो ये जो सछूत है, सछूत ऐसे जाति है, ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्राह्मण छू सकता था, वो थे सछूत। अछूत ऐसे लोग हैं जिसे ब्राह्मण नहीं छू सकता था, वो है अछूत। और आदिवासी जो लोग आजकल आपको झारखंड, छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ भी मिलते हैं, तो वो आदिवासी लोग हुए जहां पर बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा जैसे महापुरुष हुए। उन्होंने कहा अबुआ देश अबुआ राज, मतलब हमारा देश, हमारा राज होना चाहिए। धर्म परिवर्तित लोग, मतलब जो परेशान हुए, जो परेशान हुए ऐसी व्यवस्थाओं से, और उन्होंने धर्म परिवर्तित कर दिया। ये बोलूंगा, पहचान भी बताऊंगा कैसे पहचान करेंगे। सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उनको बताएंगे। सछूत, सछूत को नाम दिया ओबीसी, संवैधानिक पहचान में। अछूत को नाम दिया एससी, एसटी और माइनॉरिटी। ये आ गया। अब आते हैं जातियां। यहां पर इन्होंने जातियां बनाई, इन्होंने यहां भी जाति बनाई, यहां भी जातियां बनाई, इसमें भी जातियां बनाई, इसमें भी जातियां बनाई। ये आंकड़ा बताया जाता है कि 6,500 से ज्यादा जातियां हमारे लोगों में बना दी। कौन कौन सी जातियां बना दी, कैसे बना दी, ये देख लीजिए। इस तरह से इस आंकड़े को हम रखेंगे तो ऐसे मान लेते हैं 6,743 जातियां बना, ये यहां बनी जातियां। और तब भी ब्राह्मणों का मन नहीं भरा, उन्होंने इसमें भी उपजातियां बना दी। उपजातियां कैसे कैसे बना दी? एक एक में
7 उपजातियां बना दी, लगभग 47,201 जातियां बना दी। जैसे मल्टीप्लाई करके देखना 47,201 आ रही है क्या? 47,201 जातियां बनाई। अब हमें इतनी जातियों में बनाई, ये जातियां बनाई। अब इतनी जातियां 47,201 जातियों में हमको डिवाइड कर दिया। अब इस 47,000 जातियां यहां से आई। अब बात चलते हैं जातियां, और ध्यान रखिए बनाई क्यों? क्योंकि जातियां जो होती हैं, जातियां हमको अल्पसंख्यक बनाती हैं, मतलब संख्या में तोड़ दिया जाता है, तो हमको कमजोर करने के लिए कमजोर कर देते हैं। जातियों में जब हम टूट जाएंगे तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो खास तौर से जातियां अपने स्वार्थ के लिए और हम लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे? अल्पसंख्यक बनाने के लिए जातियां बनाएंगे। दूसरा, हमें जातियां जो है वो डिवाइड करने के लिए, तोड़ने के लिए बनाई जाती है। जातियां बनाई इसलिए गई थी कि ये बहुसंख्यक थे और इतनी बड़ी संख्या में थे कि वो बहुत कम संख्या वाले लोग, अल्पसंख्यक आप जैसे बहुसंख्यक पे राज कर सके, आपको गुलाम बना सके, इसलिए आपको डिवाइड कर दिया। मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी मशीन जाती है जो हमको तोड़ के कमजोर बनाती है, हमको अल्पसंख्यक बनाती है, हमको बिल्कुल अलग कर देती है। इसलिए इतनी सारी जातियां उन्होंने बनाई, और जातियां हमको अपमानित करती हैं। मैंने देखा कभी कभी शेड्यूल में जब आते हैं तो ये तो सचूत थे, मगर ये जो अछूत वाले जो हमारे भाई हैं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, जब वो आते हैं कहीं जाते हैं तो अपनी जातियां छिपा लेते हैं, क्योंकि जाति उन्हें अपमानित करती है। जाति क्या करती है? अपमानित करती है। वो चार जो पहचाने मैंने आपको बताई, उसके बावजूद भी कुछ पहचाने उन्होंने हमें क्षेत्रीय के तौर पर पहचाने दी, अछूतों को भी अलग से पहचाने दी। जैसे दलित, हरिजन जैसे शब्द भी हमें पहचाने दी, जो हमारी पहचान बाद में जुड़ी। दलित, हरिजन जैसी पहचाने भी हमको दी, जो हमारी बाद में जुड़ी। तो हमें अल्पसंख्यक बनाने के लिए, और जाति ऐसी चीज है जो हमें अपमानित करती है। अभी मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, चलिए वो आगे बात रखेंगे, यहां तक आ गया, यहां क्लियर हुआ जातियां कहां से है। अब जातियों के बाद, ये 47,201 जातियों के बावजूद भी हम एक नहीं हो पाए, मूल निवासी एक नहीं हो पाए। उसका कारण क्या था? क्योंकि हम ब्राह्मणों की व्यवस्था को मान रहे थे और हम रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे थे, इसलिए अलग होते चले गए। एक चीज और भी बता देता हूं इसमें, जैसे यहां हमने क्या किया, रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ा, क्योंकि हम जातियों में अलग अलग बढ़ गए। एग्जाम्पल मैं दे दूं जिससे मैं गहनता से जानता हूं। मैं मौर्य जाति में पैदा हुआ, तो मेरे यहाँ किसी की शादी थी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि आप इस लड़की की शादी यहाँ कर दो, वहां लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने कहा भाई वो हमारी जाति का व्यक्ति नहीं है। हमने कहा मौर्य तो है, तो बोले नहीं, उसमें हम नहीं करेंगे, वो दूसरा वाला मौर्य। हमने कहा वो कौन सा वाला मौर्य? इसका मतलब ये हुआ कि मौर्यों में भी जातियां हैं। जैसे मैं सरसेना मौर्य, कछुआ मौर्य, हल्दिया मौर्य, भंडारिया, तो 4, 5, 6 तो नाम मैंने गिरा दिए। इस तरह से जातियों में भी जातियां उन्होंने बना दी, और रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं होने दिया, जिससे हम क्या हो गए, बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर होने के साथ साथ असंगठित हो गए, संगठित हो गए। देखिए जो आर्य आए, उन्होंने कैसी प्लानिंग आपके साथ बनाई, अभी इसी पूरी मूल निवासी पहचान को हम आपके सामने रखेंगे। तो हम जब असंगठित हो गए, फिर ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी अपने में जातियां नहीं बनाई, उन्होंने भी अपने में जातियां बनाई। नंबर 1, इन्होंने ब्राह्मणों में जातियां आपने सुनी होगी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय, पंत, पांडे, शुक्ला, मेरी सारी जातियां उन्होंने बनाई। लिख दो, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी, छठवेदी, शुक्ला, ये सारी। मगर इन्होंने क्या किया, यहाँ रोटी का और बेटी का रिश्ता
लगातार बनाए रखा और एक ऐसी व्यवस्था बनाई और कहा कि द्विवेदी त्रिवेदी में शादी करेगा, त्रिवेदी चतुर्वेदी में करेगा, चतुर्वेदी पंचवेदी में करेगा, पंचवेदी छठवेदी में करेगा, और वो शुक्ला में करेगा, उपाध्याय में करेगा। और उन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता एक साथ बनाए रखा और वो मजबूत संगठित हो गए, संगठित रहे। और ये संगठित रहे, ये मजबूत रहे। और मजबूत क्यों रहे? क्योंकि ये संगठित रहे। यहां से आई जातियां, ये जातियां। सबसे पहले जातियों पे बात करते हैं। जातियों से पहले क्या आया? जातियों से पहले आई वर्ण व्यवस्था, जिसमें आया शूद्र। जातियों से पहले आई वर्ण व्यवस्था, जिसमें आया शूद्र। अब शूद्र से पहले है हम इस देश के मूल निवासी, जो हमसे छिपाया गया, जो ऐतिहासिक हमारी पहचान है वो हमसे छिपाई गई। अब इस ऐतिहासिक पहचान को बताए। सबसे पहले इस देश में, ये पॉइंट लिख लिए, सबसे पहले कौन आया इस देश में और सबसे बाद में कौन आया? सबसे पहले इस देश में आए, आर्य। सबसे पहले देश में आर्य आए और सबसे बाद में आए अंग्रेज। इनके बाद कोई नहीं आया, बाद में अंग्रेज। ये पॉइंट। तो सबसे पहले जब इस देश में आर्य जो आए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। और वर्ण व्यवस्था में भी मैं आपको बता दूं, 5000 साल पहले जो आर्य है इस देश में आए, किसी भी वेद में, ऋग्वेद को छोड़कर ऊपर के जो 3 वेद हैं, किसी में चौथी वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं लिया गया। मतलब जिस प्रकार से सर ने बताया, कुछ ऐसी चीजें मैंने वेद नहीं पढ़े, मगर मैं ये बताता हूं कि मैंने बाबा साहब की और कुछ लोगों जो हमारे संगठन द्वारा बिल्कुल क्लियर बुकें हैं वो मैंने पढ़ी और उसमें से इस चीज को पढ़ा। उन्होंने बताया कि इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इसकी शूद्र वर्ण की जो है वो चर्चा की गई। पहले 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जब ऋग्वेद बनाया गया तब इस चौथे वर्ण की को बताया गया। फिर उसमें बताया गया कि ब्राह्मण जो मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय बाजुओं से, और वैश्य पेट से, और शूद्र पैर से। तो इन देश जो इस देश के जो मूल निवासी थे उनको शूद्र की नाम दिया और शूद्र बोलना शुरू किया। वहां से हम वर्ण व्यवस्था में आए। और हम इससे पहले जो शूद्र वर्ण है, इससे पहले हम कौन थे? इस देश के मूल निवासी, इस देश के मूल निवासी थे। अब ये आती है कि वर्ण व्यवस्था, कोई बात। तो अब आती है वर्ण व्यवस्था की बात। तो ये चीज थी वर्ण व्यवस्था में। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था में हम लोगों को शूद्र वर्ण में रखा गया। इसका सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले हम बुद्धा ने हमें पहचान दी बहुजन। क्या पहचान दी? बहुजन। और बोला बहुजन हिताय बहुजन की बात रखी। उसके बाद फुले साहब ने इसको मूल निवासी बहुजन की पहचान दी। और ये घटना कब हुई? ये जब फुले साहब जब पढ़ के एक अपने दोस्त ब्राह्मण की शादी में जब जा रहे थे, गए, और ब्राह्मण की शादी में जब वहां गए तो वो उनकी शादी में जा रहे थे, वो घोड़ी पर बैठा हुआ प्रोग्राम हो रहा था। तो उन्होंने देखा जो उनके जो बहुत सारे ब्राह्मण जब बैठे हुए थे, उन्होंने देखा भाई ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये मेरा दोस्त है। वो जो लड़का दूल्हा बना हुआ था, उनके दोस्त ने बताया ये मेरा दोस्त है, ये पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने कहा ये तो शूद्र है, ये तो शूद्र है। और उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि तुम शूद्र हो और शूद्रों को हमारे लोगों की शादी में आना वर्जित है। तो अब उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत ही मजबूत परिवार से थे, अच्छे थे। उन्हें एहसास हुआ कि मैं पढ़ा लिखा, अच्छे कपड़ा पहना हूं, सब कुछ है, तो मुझे शूद्र कहकर इस तरह को अपमानित किया गया। फिर उन्होंने इस पे रिसर्च की और उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं हमारे पूरी व्यवस्था में, इसलिए वो सामाजिक क्रांति के योद्धा कहलाए जाते हैं। सबसे पहले सामाजिक क्रांति उन्होंने की
और इस तरह की व्यवस्थाओं को उन्होंने दूर किया। तो उन्हें शूद्र करके वहां अपमानित किया गया और वहां से उन्होंने कहा कि सेठ जी बडही विदेशी और शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी। तो वहां से ये चीज हुई और बाबा साहब ने उसको पढ़ा। बाबा साहब ने इसलिए बुद्धा को, कबीर को और फुले को अपना गुरु माना। उसके बाद और उनके ही विचारों पर संविधान जैसे हमें जो दिया और सारी चीजें उन्होंने रखी और उन्होंने उसको अनुसार जो संवैधानिक पहचान दी। उन्होंने एक छतरी के नीचे तो लोगों को किया बाबा साहब ने, मगर इनकी व्यवस्था के कारण हम लोग एक छत के नीचे नहीं आ पाए। फिर से इस वाम सेठ ने फुले साहब की, जिसे फुले और अंबेडकरी विचारधारा कहते हैं, तब उन्होंने इसको एक बात की, इस पे विचार किया और फुले जो मूल निवासी आइडेंटिटी थी उसको सामने रखा, उस ऐतिहासिक पहचान को सामने रखने का काम किया। तो इस प्रकार से हम इस देश के मूल निवासी थे। तो वर्ण व्यवस्था में हमें क्या नाम दिया गया? शूद्र। और शूद्र को 4 भागों में हमें बांटा गया, हमें तोड़ा गया। पहले इन 4 भागों में बांट के हमें तोड़ा गया, उसके बाद हमें जातियों में तोड़ा गया और जातियों के बाद हमें उपजातियों में तोड़ा गया। उसके बावजूद भी नहीं हम एक हो रहे थे, उसके बावजूद भी रोटी बेटी का रिश्ता ना होने के बाद हमको इस तरह से तोड़ा गया। अब बात आती है, ये सामाजिक पहचान थी। जब हम गांव में जाते हैं तो कहा जाता है कि मैं इस जाति से, मैं इस जाति से, मैं इस जाति से, इस जाति से। तो आज ब्राह्मण तो कहता है गर्व से मैं ब्राह्मण हूं, ठाकुर कहता है मैं ठाकुर हूं, मगर हमारे जो लोग हैं इस देश के मूल निवासी हैं, उन्हें ऐसी भी वो जो ये जाति उन्हें छिपानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस जाति की वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ता है। चलिए अब इतना सब लिख लिया, मैं आगे बढ़ाऊं। चलिए अभी मैंने 4 पॉइंट की बात की थी। सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा था? सामाजिक पहचान। तो सामाजिक जो पहचान थी हमारी वो क्या थी? जाति। तो ये पता लग गया जाति कहां से आई? यस लिख दूं? सभी लोगों को पता लग गया? ठीक है। अब दूसरी पहचान क्या आती है? धार्मिक पहचान। धार्मिक पहचान में आप क्या कहते हैं अपने को? हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलते हैं। हिंदू भी बोलते हैं और हमारे लोग मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं और ईसाई भी। इस पे हम बड़ी चर्चा करेंगे। अब आता है हिंदू। ब्राह्मणों ने हमें हिंदू पहचानी क्यों दी? इसको सोचना पड़ेगा। देखिए जो पहचान थी, क्योंकि बुद्धा का, जब बुद्धा ने जो क्रांति की थी हमें बहुजन पहचान दी। जब हमारे राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, तब पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? क्रांति की। तो इस तरह से बाकी हमारे जो राजाओं ने वो उसे बुद्धिज्म की एक नाम देकर, क्योंकि वो बुद्धा ने बहुजन मूवमेंट चलाया, बुद्धा ने मूल निवासियों को एक करने का जो मूवमेंट चलाया उसको आगे जो बढ़ाया। उसके बाद में जो हमारी सभ्यताएं थी उनको मिटाने के लिए, हमारे मूवमेंट को कमजोर करने के लिए जब आर्यों का आगमन हुआ तो हिंदू शब्द पहले कहां से आया और हिंदू सच में है कौन, ये हमें रिसर्च करना चाहिए, इस पे हमें जाना चाहिए। तभी हमें पता लगेगा कि आर्य कौन है, इस देश के मूल निवासी और विदेशी। अभी हम मूल निवासी पहचान की बात कर रहे हैं। तो मूल निवासी वर्सेस विदेशी, मूल निवासी पहचान वर्सेस विदेशी पहचान, ये 2 पॉइंट चल रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे मूल निवासी पहचान क्या है, विदेशी पहचान क्या है, मूल निवासी कौन है, विदेशी। तो हिंदू, तो आप कभी भी पढ़िएगा तो एलएलबी में, जिन्होंने एलएलबी की, एलएलबी में सेकंड सेमेस्टर है हिंदू लॉ, हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ में एक चैप्टर आता है हिंदू कौन और कहां से, कौन थे और कहां से आए। तो हिंदू जो है ये बाहर से आर्य जो हमारे पहले थे, ये जो आर्यों का आगमन है, ये आर्य जो आए तो वो सिंधु घाटी की नदी से होते हुए आए। तो जो भाषा चेंज होती है, जैसे पूरब के
लोग थोड़ा सा चेंज बोलते हैं, इधर के थोड़ा चेंज बोलते हैं। अभी गढ़वाल चाहे चले जाइए, जैसे प्रमोसर है, हम भी यहाँ हैं तो सब प्रमोसर को माऊ नहीं बोलते, वो भाषा जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा होती है। तो हमारी भाषा, अभी आप हरियाणा में जाएंगे तो पापा से कहते हैं पापा तुम क्या कर रहे हो, अब हम पापा से कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, तो उठाएंगे लठ मारेंगे पीछे से, कहेंगे मेरे से तू बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि पापा पिताजी आप क्या कर रहे हैं। तो एक भाषा होती है, तो क्या है, तो वो सा को हा बोलते थे, क्या बोलते थे, हा। वो तो उन्होंने सिंधु घाटी की जगह, तो वहां से उनकी उत्पत्ति हुई, जो वहां पर आर्य आए और आर्य सिंधु घाटी की नदी के आसपास रहने लगे, क्योंकि नदी बहुत बड़ी थी, उसे पार नहीं कर पाए, तो वहां पर उनका आगमन हुआ, वहीं पर रुके और वहां से हिंदू शब्द आए। एक्चुअली हिंदू शब्द हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, ये विदेश का शब्द है, और विदेश का शब्द है, ये विदेशी शब्द है, और ये गाली है। हिंदू, हिंदू शब्द बना हिंदू, मतलब हीन लोग जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, वैसे शब्द तो ये रियल शब्द। तो जो बाहर से जो लोग आए वो थे हिंदू, जो बाहर से लोग आए वो लोग थे हिंदू, हम लोग हिंदू नहीं है। हम कौन लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी। जो आर्य आए, आर्य बाहर से आए, वो लोग थे हिंदू। और ये जो हिंदू जो विचारधारा, जो हिंदू एक शब्द है, ये हम पर थोपी हुई एक व्यवस्था है ब्राह्मणों के द्वारा, और ये कुछ एविडेंस के साथ है, ऐसा नहीं है कि इसको एविडेंस नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे डिटेल में ही हिंदू शब्द का परिउत्पत्ति बता दूंगा। और ये हमारे यहाँ इसके एविडेंस जिसमें डीएनए अभी टेस्ट हुआ, जैसे हरियाणा में रेखागढ़ी में, राखीगढ़ी में, तो वहां जब ये चीज चेक हुआ तो वहां भी ये चीज सिद्ध किया गया कि आर्यों का आगमन हुआ, और कुछ लोग जो यहाँ के हैं वो सेठ जी, भट्ट जी, और ये जो लोग हैं ये विदेशी हैं, और बाकी लोग इस देश के मूल निवासी। तो जो हम धार्मिक पहचान मिली, हमें वहां से मिली, और वो धार्मिक पहचान है वो हम पे थोपी गई पहचान। तो अब तीसरी पहचान आती है संवैधानिक पहचान। संवैधानिक पहचान, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमें इस तरह से तोड़ा था, अभी हमने आपको बताया, सबसे पहले सछूत और अछूत, आदिवासी और धर्म परिवर्तित लोग। अब बाबा साहब को एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बाबा साहब जैसे महापुरुष ने, फुले साहब जैसे महापुरुष ने हमको एक करने का काम किया, और इन मूल निवासियों को शासक बनाया जाए, इनको इनके अधिकार दिए जाए, तो अछूत बनाकर उन्होंने हमको बहुत दूर कर दिया था। तो बाबा साहब ने एक प्रयास किया था, तो जो अनटचेबल एक जो लोग थे, जिन्हें सछूत पर बिल्कुल अछूत बना दिया गया था, तो उनको एक उस समय जब संविधान लिखे तो उसमें एक इकट्ठा करने का उन्होंने काम किया, और फिर उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी में उन्होंने रखा। फिर उन्होंने एक साथ काम किया। ये वहाँ पहचान है, ये इस तरह की पहचान है। अब ऐतिहासिक पहचान तो आपको पता लग ही गया होगा, फिर हमारी क्या है, तो ऐतिहासिक पहचान क्या है हमारी, ये। अब ये मूल निवासी पहचान हमारी है, ऐतिहासिक पहचान। अभी हमको पता लग गया कि जातियां कहां से आई, वर्ण व्यवस्था कैसे आई, और साथ ही हिंदू हमें पर कैसे थोपा गया। तो हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो ये जो मूल निवासी है पहचान बनाने का मतलब क्या है, और हम क्या करना चाहते हैं। मूल निवासी पहचान से हम करना क्या चाहते हैं, लोगों को मूल निवासी बनाकर हम क्या करना चाहते हैं। चलिए इस बात का लिमिट आ दो, अब पॉइंट आता है। अब हम जान चुके हैं कि मूल निवासी पहचान, तो जो मूल निवासी पहचान है, ये भी हम जान गए कि वर्ण व्यवस्था हमें ब्राह्मणों के द्वारा दी गई व्यवस्था है, जातियां भी हमें उनके द्वारा दी गई व्यवस्था है। तो हमारी जो ऐतिहासिक पहचान है वो मूल निवासी पहचान है। तो हम जान जाए कि एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी हम भारत के मूल निवासी। अब पॉइंट आता है कि इसमें एक चीज और बता दूं कि आज धार्मिक पहचानों में जो हिंदू शब्द आया,
अभी हमने मुस्लिम भी बोला, हमने बोला कि भी मुस्लिम भी मूल निवासी हैं, सिख भी मूल निवासी हैं। तो अब हम वहां भी कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम ऐसे व्यू में, ऐसे सामाजिक स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, ऐसे सामाजिक स्तर में है कि जहां पर जो प्रेजेंट की लीडरशिप है, जो प्रेजेंट की राजनीति है, वो हिंदू और मुस्लिम के नाम से करी जा रही है। तो सबसे पहले बात तो हमारे लोगों के लिए भी ये चुनौती है कि हमें सबसे पहले अपने लोगों को मूल निवासी पहचान को बताना, फिर उस मूल निवासी पहचान के तहत उन्हें जागरूक करना, साथ ही उस मुस्लिम जो उन्होंने जो दिया, तो उसमें भी अपने मूल निवासियों को पहचान कराना एक बड़ी चुनौती। तो मैं आपको बता दूं, जब ये जो आज सिखों की बात आ रही है, मुस्लिमों की बात आ रही है, तो आप इतना समझ लीजिए, हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, मुस्लिम में सैयद, शेख, पठान, सिख में अभी एक राजदेव करके यहाँ टाइटल लगाते हैं, राजदेव अरोरा बत्रा भी है, मगर वो सिख नहीं है, वो खत्री करके ये अपने को भी सरदार है, वो खत्री करके भी जो बोलते हैं, ये खत्री करके भी बोलते हैं, अपने को ब्राह्मण बोलते हैं। और फिर कौन सा नाम बताया था, अरोरा बत्रा, अरोरा और बत्रा, ये भी अपने को सिख बताते हैं। तो इसमें ये जो है ये विदेशी हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सैयद, शेख, पठान और राजदेव, खत्री। बाकी सिखों में अधिकतर हमारे यहाँ एससी और ओबीसी ही मिलते हैं ज्यादातर टाइटल में, तो वो हमारे भाई हैं। और इनको छोड़कर, कितना मान लीजिए, इनको छोड़कर बाकी जो है वो इस देश के मूल निवासी, वो इस देश के मूल निवासी। आगे बढ़े, सैयद, शेख, पठान, वो खान में आता, पठानी खान, जैसे शाहरुख खान है वो पठान है, वो पठान को फिल्म बनाइए, खान भी देख सकते हैं इसके आगे। अभी इसकी समीक्षा भी करेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे कि सच में ये सही है या गलत है। अभी इसकी समीक्षा करेंगे, मूल निवासी पहचान की समीक्षा करेंगे, गलत या सही, क्लियर हुआ? सब तरह से समीक्षा करेंगे, जिसमें सामाजिक समीक्षा भी करेंगे, राजनीतिक समीक्षा भी करेंगे और धार्मिक भी कर सकते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तीनों समीक्षाएं करेंगे। ऐतिहासिक समीक्षा में क्लियर है कि ऐतिहासिक समीक्षा में वर्ण व्यवस्था में बांटा, पहले इस देश के मूल निवासी थे, पहले शूद्र दिया, वर्ण व्यवस्था में फिर जातियां बांटी, फिर ये हुआ, तो ये यहां तक आ गए। ये लिख लिया। अब ये बात आती है कि ये क्लियर हुआ, फिर से हम फिर से इस बात को फिर से दोहराते हैं कि जो मूल निवासी पहचान हमारा विषय था, उस मूल निवासी पहचान में हमारे सामने जातियां आई, जातियां क्लियर हो गई, कहां से आई, वर्ण व्यवस्था क्लियर हो गई, कहां से आई, हम कौन से वर्ण में आते हैं, फिर हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें जातियों में किस तरह से बांटा, ये क्लियर हुआ। और उसके बाद आया हिंदू, जो धार्मिक व्यवस्था थी, ये भी आ गया। ऐतिहासिक और संवैधानिक पहचान आप जानते ही हैं। अब ऐतिहासिक पहचान में भी हमने आपको बताया कि ये हमारे पुरखों ने लिखा, ये बुद्धा से चला आया, और सिंधु घाटी जैसे सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे लोग, जैसे जो शिक्षा के दरवाजे थे, क्योंकि हमारे इंजीनियर साहब एक शब्द बोलते हैं कि ये जो लोग हैं, अभी आर्य सर ने बताया कि ये कैसे लोग बनाना चाहते हैं कि जो बगैर हाई स्कूल भी हो मगर अपना नाम भी लिखना सही तरह से ना जानता हो, मतलब साक्षर बनाना चाहते हैं, शिक्षित बनाना नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षित अगर हम बन जाएंगे तो हम इनसे सवाल करने लगेंगे, अगर हम साक्षर ही रहेंगे तो मानसिक तौर से गुलाम रहेंगे।
मानसिक तौर से विकलांग रहेंगे, तो ये हमें विकलांग बनाना चाहते हैं। क्लियर। अब आती है समीक्षा की बात। समय मैं भी देखता हूँ 15 मिनट है आपकी टाइम चला। तो अब आती है समीक्षा की बात कि सच में समीक्षा कर लेते हैं। सबसे पहले समीक्षा कर लेते हैं, आप ही देख लीजिए। सबसे पहला सामाजिक समीक्षा करते हैं, फिर राजनीतिक समीक्षा करना। ये आपकी घटना नहीं है, बहुत पहले की लगातार हमारे साथ हो रही है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समीक्षा करते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक तौर पर सबसे पहले हम शूद्र वर्ण में आते हैं। और शूद्र वर्ण में जब आप मैंने अपने पिताजी का, मैंने कहा पिताजी हमको अभी है नहीं, उनके चले गए नहीं, अभी आपसे कुछ बात है, आपके सामने बात कर रहा था। मैंने कहा हम तो शूद्र हैं। तो एक बार मेरे पे सारे लोग नाराज हो गए, इकट्ठे होकर लिपट गए, बोले यार क्या बेफालतू की बात करते रहते हो, शूद्र है कैसे शूद्र है। मैंने कहा हम कैसे शूद्र हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, आपकी कोई जन्म कुंडली तो है। बोले हाँ है। तो मैंने कहा अच्छा जन्म कुंडली लाओ। और जन्म कुंडली दिखाई तो उसमें लिखा गया वो गोत्र वगैरह, और वो आप राक्षस, उसमें लिखा जाता राक्षस, वर्ण शूद्र, और वो गोत्र क्या बोलते हैं, गण राक्षस और वर्ण शूद्र। तो मैंने कहा पिताजी आप तो कह रहे थे शूद्र नहीं है, और जो पंडित जी की कुंडली है ये बता रही है आप शूद्र हो, अब तो मानोगे। अरे यार बेफालतू की बात करता चल। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी जातियां हैं, जो भी वर्ण व्यवस्था है, और वो है शूद्र वर्ण में हम लोग आते हैं सारे, SC ST OBC हम लोग शूद्र वर्ण के लोग हैं। तो जब हम सामाजिक करते हैं तो आज भी हमें जब सछूत बनाया और हमारे दूसरे भाई को अछूत बनाया, तो आज भी मैं गांव में देखता हूं, अगर मेरा कोई भाई, जो हमारे जाटव बोलते हैं गांव में, जाटव चमार करके बोलते हैं, कि वही वो जिधर जाटव लोग रहते हैं, वही वो जब आते हैं तो आज भी हमारे पिताजी ताऊ नेताजी, तो नेताजी वहां बैठेंगे। अब तो युवा थोड़े चेंज हो गए, नहीं वो वहां बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठ सकते। मैं कहा अच्छा ये एक बात बताओ, एक मेरा दोस्त है तो वो वाल्मीकि है। मैं बोला तो वो क्या कह रहे हैं सारे, अरे क्या यार ये तो ये इसको घर से निकाल दो यार। हमारे चाचा कह रहे थे कि ये आपके अच्छे पैसे से लड़का पढ़ाया हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोगों के साथ बैठता है, ऐसे लोगों के साथ जाता है जो बहुत ही नीची जाति के। मैंने भैया कितनी नीची जाति के, बहुत बोलता है, इसको यार मुंह बंद करो इसका, नहीं तो नुकसानदायक रहेगा। तो मतलब बहुत ही नीची जाति का है। तो आज भी सामाजिक तौर से आज हरिजन, दलित और जैसी व्यवस्थाएं, और आज भी हम जातियां अपनी छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि ये सच्चाई है, क्योंकि हमें इस तरह से बांटा कि आज भी हम उसको छुपाना पड़ता है, अपनाने धोना पड़ता है। ये सामाजिक रियल है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। अगर किसी को ऐसा है तो चलिए मैं दिखा देता हूं। इसीलिए कुछ लोग, उन्होंने जब जनसंख्या के अनुसार, और जो कि अल्पसंख्यक बनाती है, तो फिर भी जनसंख्या के अनुसार उन्हें अगर कोई रास्ता नहीं मिला, उससे बड़े दुश्मन हमारे एक चीज और देखेंगे। आजकल के जो सामाजिक लीडर हैं, जातिगत लीडर हैं, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण अत्याचारों में जातिगत सभाएं बनाई, सैनी सभा बनाई, मौर्य सभा बनाई, यादव सभा बनाई, और बहुत सारी इस तरह से सभा बनाकर हमको जातिगत तोड़ दिया। वो कहता है कि मैं सैनी सभा का अध्यक्ष हूं, और भैया ये उत्तराखंड के सैनी तो ऐसे हैं कि अपने को क्षत्रिय बताते हैं। अगर एक बार तो हमारे यहाँ हम ही ने बात रख दी थी तो हमसे लिपट गए, इतने नाराज हो गए कि मुझे लगता है कि मैं अकेला होता तो मेरे को पीट ही देते। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी उन्होंने बोला। मैंने सैनी सभा में कहा, अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्या आप सैनी नहीं है? हाँ सैनी है। तो सैनी भगवान होता है? हाँ भगवान होता है। भगवान ही फूले होता है? हाँ फूले होता है। तो ज्योतिराव फूले के साथ फिर ऐसी घटना क्यों हुई? और आप अपनी कुंडलियां जरा दिखाओ, और चलो अगर आप नहीं दिखाते हो तो मैं दिखा देता हूं आपको आपकी कुंडली। अगर आप वहां शूद्र में नहीं आते हो, अगर वहां क्षत्रिय लिखा हो तो आप मुझे कहना। तो ये सामाजिक पहचान, सामाजिक समीक्षा आज भी है कि वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में आज भी हम उलझे हुए हैं और अपनी जातियों पे गर्व कर रहे हैं।
और हमारा वही एक समाज ऐसा है जो अपनी जातियों को छिपा रहा है, अपमान समझ रहा है। तो जो सछूत वर्ण है उसको ब्राह्मणों ने इतना उसका दिया है कि वो गर्व कर रहा है, और जो अछूत वर्ग है वो अपनी जातियों को बताने से छिपा रहा है। और उनमें भी कुछ वर्ग ऐसे हैं तो वो ग्रेट लिख रहे हैं, द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटक, द ग्रेट ये हो गए। वही तुम कहां से ग्रेट हो गए? तो उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक समीक्षा, अब हम राजनीतिक समीक्षा करते हैं। राजनीतिक समीक्षा पे सारी चीजें करते हैं सबसे ज्यादा। अब राजनीतिक समीक्षा में क्या होता है? सांसद, विधायक, जिला पंचायत, इनका आंकड़ा देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा राजनीतिक में, और उसी के तरह उसी में अगर आप ले लीजिए न्यायपालिका में और कार्यपालिका में तो यह है। न्यायपालिका में ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सब जगह कौन मिलेंगे? सिर्फ वही वर्ण के लोग, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो अपने को उच्च बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात रखी थी। सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच। और विश्व युद्ध में क्या हुआ? जर्मनी की और फ्रांस की लड़ाई हुई। थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था। तो क्या हुआ? जर्मनी हार गया, और जब जर्मनी हार गया, बुरी तरह से बर्बाद हो गया, तो क्या होता था? जब विश्व युद्ध होता है या कोई युद्ध होता है तो जो हारा हुआ व्यक्ति होता है या जो हारा हुआ देश होता है उसको जुर्माना भरना पड़ता है। तो जर्मनी ने जुर्माना दिया, और जो लोहा था और जो कुछ सामान था, वो तो नहीं बने, मैं बोलता रहूंगा शॉर्ट में, बिल्कुल। तो उन्होंने जो जुर्माना दिया वो फ्रांस को दिया, और उन्हें जुर्माना देना भी पड़ा। स्थिति बहुत खराब हो गई, भूखमरी की स्थिति थी, देश में बिल्कुल बदहाल स्थिति थी। अब क्या हुआ? उनके कुछ मित्र देशों ने सोचा, ये चैप्टर है, चैप्टर 9th क्लास में हिटलर का उदय, इसको आप पढ़िए। आपके कौन सी क्लास है? 11th में। आप 9th में पढ़िएगा हिटलर का उदय। तो वहां पर क्या हुआ? जब वो बहुत ही परेशान वो देश था, तो वहां के मित्र देशों ने एक व्यवस्था दी उन्हें, डेमोक्रेसी, जो सबसे पहले कहां से चली थी? अमेरिका से, जो उसका नाम। तो वहीं पर अमेरिका का उसमें उनका सहयोग भी रहा। तो वहां से डेमोक्रेसी, उनके मित्रों के देशों ने डेमोक्रेसी दी, और डेमोक्रेसी एकदम धीरे धीरे उन्हें समझने में समय लग रहा था। तब तक वो लोग इतने परेशान थे, वो सोच रहे थे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, जैसे हम सोचते हैं भगवान, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो भगवान, जो हमको बहुत तेजी से, आसानी से एकदम पार कर दे। तो इस तरह से हिटलर का उदय हुआ। मगर हिटलर बोलने में बहुत अच्छा था। उसने कहा उस देश के लोगों से कि मैं आपको सारी व्यवस्थाएं दूंगा, आपको शासक बनाऊंगा, खुशहाल बनाऊंगा, आपको भुखमरी से हटा दूंगा। उस लोगों ने उनकी बातों में आकर उसको शासक बनाया। वो लोकतंत्र में पहले गया। लोकतंत्र में जाते ही उसने सबसे पहले, उस समय सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट चलते थे, सबसे पहले सोशलिस्टों को और कम्युनिस्टों को हटाया अपने पर। और वहां यहूदियों का भी था, तो यहूदी वहां थे। तो उसने क्या किया? वो जो थे, हाँ, वो जो नाम थे, वो हिटलर ने वहां एक विचारधारा चलती जिसे बोलते थे हम नाजी। वो हिटलर की जो विचारधारा थी उसको क्या बोलते थे? नाजीवाद। तो ऐसे ही जैसे समाजवाद होता है, संविधानवाद होता है, फुले अम्बेडकरवाद होता है, ब्राह्मणवाद होता है, ऐसी नाजीवाद एक अपने में विचारधारा। और वो उन्होंने विचारधारा को हिटलर ने स्थापित किया, और स्थापित के बाद में उसने यहाँ तक उसने अपनी क्रूरता को हद कर लिया कि वो महिलाओं को अगर बच्चा भी जन्म लेता था तो सबसे पहले वो डीएनए टेस्ट कराता था कि यहूदियों का तो नहीं। और उसने महिलाओं पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं करी। उन्होंने लोगों को जलवा दिया, चिरवा दिया, फटवा दिया, गैस में डलवा दिया, जिंदे लोगों को आग में डलवा दिया, मशीनों में डलवा दिया, डायरेक्ट कटवा दिया। इस तरह से उसने लगातार लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया हिटलर साहब। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो नासीवादी विचारधारा थी, वो ऐसी विचारधारा थी कि वो अपने को उच्च बनाती थी। वो कहता था कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे उच्च हैं। आज ये वैसी ही विचारधारा आज आपके देश में आ चुकी है, जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मणवादी विचारधारा। ये अपने को उच्च बनाती है और वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें देती है और जातिवादी व्यवस्था देती है।
और वर्ण व्यवस्था, जब वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें थी इसमें भी शूद्र में रखा जाता है और सछूत और अछूत में रखा जाता है। सोचिए हमारे पुरखों ने कितनी मेहनत कर जो हमें आज हमारे एहसान दिया है, जो आज हम उससे बचे हुए, फिर भी आज हमारी बहन बैठी हुई है, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी आपके चमोली में भी ये घटनाएं मिली कि बाजा बजाने को लेकर घटना क्या थी कि घटना मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था, हमारे समाज का एक व्यक्ति ढोलक बजाता था और जब ढोलक बजाता था तो वो ढोलक उसने बजाई, दूसरे दिन फिर कीर्तन रहे थे तो वो बेचारे को बुखार आ गया और उसने वहां मना कर दिया कि भाई मुझे बुखार आ रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। वहां के ब्राह्मण लोग नाराज हुए और वहां के लोग हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, अभी हम लोग देहरादून में हमने प्रोग्राम किया थे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं और उन्होंने इसको जुर्माना डाल दो। उस पर जुर्माना डाला 5,000 रुपए। अब उसने सोचा कि यार अब इन लोगों से सबसे बुराई हो जाएगी, ये मुझे बहुत बुरी तरह से बोल रहे हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर उसने 5,000 रुपए का कैसे ना कैसे करके इंतजाम किया। ये अभी की घटना है, बहुत समय की घटना है। हमारे प्रमोद सर वहां गए हुए थे, सर आप गए थे ना, हमारे सर गए हुए थे, तो वहां पर ये पहुंचे तो वहां पर उन्होंने 5,000 कहीं ना कहीं से करके वो व्यवस्था 5,000 रुपए वहां दिए, उनको दिए। उन्होंने कहा अरे इस शूद्र पे इतना पैसा आ गया, इन लोगों पे भी इतना पैसा आ गया। फिर उन्होंने कहा इसको लोगों के बीच से निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए। फिर उन्होंने ऐसी भी की, मगर हमारे कुछ संगठन के लोग पहुंचे जो सच में मानवतावादी लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, जो खुले अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो समता बंधुता की विचारधारा रखते हैं, जो इस देश को एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जो देश के हित में सोचते हैं, जो लोगों के हित में सोचते हैं, ऐसे लोग हैं। वो लोग गए, फिर उन्होंने उनको न्याय दिलवाया। तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी नहीं, ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं, सांसद इनके, विधायक इनके, जज इनके, सब कुछ इनका। अब उत्तराखंड में देख लीजिए, मगर ये लड़ाई हमारे गांव की राजनीतिक तौर पे किसी ने नहीं चलाई, ये राजनीतिक तौर पे भी चलाई। ये एससी के लोगों ने भी चलाई, ओबीसी के लोगों ने भी संवैधानिक पहचान लेकर। देखिए सबसे पहले मानवर साहब ने चलाई और मानवर साहब ने बुद्धिजीवी लोगों का निर्माण किया और उस समय लीडर बनाया। आज फिर से हमारे देश में लीडरों की कमी हो गई है। कारण जो सबसे बड़े लोग हैं वो दुश्मन है, वो ऑटोक्रेटिक संगठन जो सुप्रीमोवाद संगठन है, उन्होंने लीडर खत्म किए। मानवर साहब थे तो मौर्य भी लीडर बने, कुशवाहा भी लीडर बने, चौधरी भी लीडर बने और एससी एसटी के भी सारे लीडर बने और सब अपने को क्या बोलते थे, बहुजन। और नारा चलता था बहुजन हिताय। तो आज और वो चलते थे उस समय ऐसे भी नारे मैंने सुने हैं, मैंने पढ़े, उस समय मैं नहीं था। कहते थे तिलक तराजू और तलवार में मारो जूते चार। उस समय भी लड़के उन्होंने तैयार किया। और इसी समय उधर हमारे बाबू जगदेव बाबू, भारत के लेलिन कहलाने वाले जगदेव बाबू भी मिशन चला रहे थे। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 बार हमारा है, लिख दो। तो ऐसा नहीं है ये मूवमेंट नहीं चल रहा था, उधर पेरियार साहब भी मूवमेंट चला रहे थे इस आडंबर के खिलाफ। तो ये जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो राजनीतिक तौर पे भी ये लगातार मूवमेंट हमारे लोगों ने चलाया। तो मानवर साहब को भी बनाया गया ऑटोक्रेसी में, छोड़िए। फिर बाबू जगदेव बाबू को तो बीच चौराहे पर गोली मरवाई इसी ब्राह्मणवादी सरकारों ने, ये कांग्रेस ने और बीजेपी ने वहीं बीच चौराहे पर खड़े होकर बाबू जगदेव को गोली मरवाई गई और गाड़ी से खिंचड़ते हुए ले जाकर थाने में ले जाकर सर पे पैर रख के उनको मारा गया। तो ये व्यवस्थाएं राजनीतिक तौर पे आज भी आपको मिलती है। आज देख लीजिए उत्तराखंड में आज ओबीसी की एक भी सांसद और विधायक बता दीजिए। आज हमारे सर जो नाराज थे, कह रहे थे मैं क्या हम लोग सच में लोगों को समझा नहीं पा रहे? ये हम लोगों की विफलता है। हमारे पुरखे तो हमें सब दे गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपने को वो करता हूं। तो ये सारी चीजें अपने को अंदर से देखना पड़ेगा, हमें राजनीति को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि लीडरशिप मास्टर चाबी है, इस मूल निवासी पहचान को आपको बचाना पड़ेगा। तो राजनीतिक समीक्षा में भी आज वही मिलते हैं, आज सबसे बड़ी संख्या में वही मिलेंगे। अब एक गेम और कर दिया है इन्होंने, ओबीसी यहाँ का उत्तराखंड प्रदेश में तो ओबीसी कौन बन गया है? उपाध्याय जो जनरल था, जो द्विवेदी था, त्रिवेदी था, चतुर्वेदी था, वो ओबीसी बन गया। तो ओबीसी का रिजर्वेशन तो उसने ले लिया। अभी जस्ट ही मेरे को सुनने में आया, मैं इसको अभी देखूंगा कि धामी जो टाइटल है वो भी धामी साहब ने एससी में डाल दिया है। ये कंफर्म नहीं कर रहा हूं मैं, मगर कंफर्म दूंगा इस पे भी। और एससी में डाल दिया और एससी का भी उन्होंने कोटा लेना शुरू कर दिया है। मतलब इन मूल निवासियों को अधिकार नहीं देना है, ना तो इन्हें सामाजिक अधिकार देना है और ना इन्हें राजनीतिक अधिकार। इसीलिए अब आपकी समीक्षाएं, तीसरी धार्मिक समीक्षाएं, धर्म पे जितने भी धार्मिक धंधे चल रहे हैं,
बड़े बड़े, चाहे वो बालाजी द्वार हो, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सोमेश्वर नाथ हो, चाहे ये आपके खाटू श्याम हो, जितने भी है बागेश्वर धाम हो, ये सब पैसा कमाने के अड्डे हैं। और वहां पर सबसे बड़ा मुखिया कौन होगा वर्ण व्यवस्था में? ब्राह्मण। कौन होगा? ब्राह्मण। किसी एससी को मुखिया बनाया? नहीं बनाया। कि एसटी को मुखिया बनाया? नहीं बनाया। और लिख दिया वहां शूद्रों का अंदर आना वर्जित है। तो आज शूद्र मतलब इस देश के मूल निवासी, शूद्र मतलब एससी एसटी ओबीसी, शूद्र मतलब सचूत अछूत आदिवासी और धर्म परिवर्तित। तो इस तरह से हमारे पूरे अधिकारों को मतलब सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से, धार्मिक तौर से छीन लिया। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब आपके पास रास्ता है तो वो है राजनीति का। और दूसरा मूल निवासी आइडेंटिटी के अंतर्गत मूल निवासी मिसाइल है। ये मिसाइल जिसे हम एटम बम बोलते हैं, ये ऐसी मिसाइल है जिससे ब्राह्मण भी नहीं रोकता। ब्राह्मण बौखला गया है, पगला गया है। और आपने अगर घर घर अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अगर आपने स्वयं में अवलोकन कर लिया, अगर आपने अपने पुरखों की विचारधारा पर चल दिए, अगर फुले अम्बेडकरी विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो देश के हित में है, जो देश को एक करने का काम करती है, जो देश को मजबूत करने का काम करती है, जो जातियों में थोड़े अल्पसंख्यक हमें बना दिया, उसको एक बहुसंख्यक बनाने का जो रास्ता है वो है मूल निवासी पहचान। अगर इस देश में आपको बहुसंख्यक अपने को बनाना है तो मूल निवासी पहचान के तहत आपको बोलना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए, वो बहुत ही चालाक है ब्राह्मण, जिसने हमारी जिस तरह से 47,000 जातियां बना दी, उसी तरह से कम 47,000 तो महापुरुष से भी बना दिए पुरखे। और वो बता दिया भैया ये बाबा साहब है एससी के, और फुले साहब है ओबीसी के, और सर छोटू राम है जाटों के, और मुंडा साहब है मुंडा जी के, और उन्होंने कहा भैया ये ललित सिंह यादव यादव के। इसीलिए हम बाबा साहब की जयंती पे तो एससी वाले जयंती मनाते हैं, मगर ललित सिंह यादव की जयंती पे जयंती, फुले साहब की जयंती नहीं मनाते, वो सर छोटू राम की जयंती नहीं मनाते। मगर अब आपको अपनी मूल निवासी आइडेंटिटी के साथ सभी को एक ही धागे में लेना होगा। आपको सबको अपना पुरखा बनाना होगा और सबको एक साथ मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन समन्वय करके ये काम करना होगा। और आपको ज्वाइंट जयंतियां, ज्वाइंट अगर आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है तो आपको बताना पड़ेगा भाई अब इसी ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे, आपको उसको कल्चर के रूप में अपने जीवन में उतारना होगा। तभी आप मूल निवासी आइडेंटिटी को मजबूत बना सकते हैं। अगर आपने इन अल्पसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक नहीं बनाया तो सबसे बड़ी मिसाल और एटम बम है तो वो मूल निवासी पहचान है। ये मूल निवासी पहचान आपको शासक बना सकती है, आपको सामाजिक अधिकार दिला सकती है, आपको धार्मिक ये जो आडंबर है इससे हटाकर अपने हाथों में सब कुछ दे सकती है, वो है मूल निवासी पहचान। इसीलिए आपको एक बात, इसलिए आपको जगह जगह जाकर हम कभी बोलते हैं जय भीम जय मूल निवासी, जय बिरसा जय मूल निवासी, जय फुले जय मूल निवासी। आप जैसे व्यवहार में जाएं उसी तरह से धीरे धीरे दबा दें। अगर आप सैनियों में जाएं तो जय फुले जय मूल निवासी बोल दीजिए, अगर यादव में जाए जय ललित जय मूल निवासी बोल दीजिए, अगर कोई भी ना मिले, जब सोचे कोई नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना है तो जय मूल निवासी बोल दीजिए, छोटी सी दबा। फिर धीरे धीरे उनको अपने अधिकारों के तहत उसको कोऑर्डिनेशन करके एक मूल निवासी पहचान में समाज को इकट्ठा कीजिए। और यही अगर आप एक पहचान में अपने समाज को इकट्ठा नहीं करेंगे तो ये असंभव है कि हम राजनीतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार या हम पा सकें और आने वाली पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को अधिकार दिला सकें। मुझे लग रहा है समय हो चुका है। अब कल मिलेंगे, जो जिस विषय मिलेगा मैं तो और देर तक बोलता, मगर यहाँ पर अभी कोई आपको बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा वर्ण व्यवस्था, जाति, मैंने जो बोला इस पे किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, मगर यहाँ से दिन भर की बातों पे, दिन भर में, पूरे दिन भर में अगर कोई भी है तो हम उसका आपको आंसर देंगे पूरे दिन भर में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपनी बात रख सकता है। और ये दिमाग में और दिल में, दिमाग में ये डाल के जाना है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। कहीं भी आपको राम राम, श्री राम, जय श्री राम, जो भी नमस्कार है वो कुछ नहीं करना है। आप सबके जाके घर में भी सबको जय मूल निवासी बोलना होगा, क्योंकि ये चीजें हमें इस आइडेंटिटी को बहुत तेजी से मजबूत करनी है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकता है। यस सर, बोलिए सर। गुप्ता वर्ग, तेली वर्ग के लोग हमसे कहते हैं कि हम वैश्य हैं, क्या वो सच में सर वैश्य हैं? उनकी समस्या है। आप ठीक है, अरे सर प्लीज वो कहने चलिए। ना, वो बताएंगे। हाँ
क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि अभी हमने बताया कि हमारे सैनिक बोलते हैं क्षत्रिय है। हमारे पिताजी भी आगे, पिताजी बैठ जाओ। पिताजी जा रहे होंगे सर। अच्छा ठीक वो भी क्षत्रिय है। सर एक चीज तो विशेषण कीजिए। इनका क्वेश्चन हो जाना है, फिर आप अपना क्वेश्चन लगेंगे। देखिए सबसे पहले बात है तेली। अभी इसका राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक विश्लेषण में सबसे पहले जब कांग्रेस के नेता थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा उनको बताइए जाके, उनको बताइए अगर आप वैश्य होते तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि वहां तेली जाकर क्या तेल बेचेगा क्या संसद में? हाँ तेली तमोली कुनभट क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे? तेली तमोली कुनभट क्या संसद में जाकर हल चलाएंगे? और आज भी उनकी भी जो कुंडली है उसमें भी शूद्र और राक्षसी है वो। दूसरा पॉइंट ये हो गया वर्ण व्यवस्था के अनुसार, और डीएनए आपको बता ही दिया, मुझे वैसे आइडेंटिटी बताइए जातियां कहां से आई। और दूसरा उन्हें बता दीजिए कि देखो आज भी ये आपको शूद्र ही समझते हैं क्योंकि उन्होंने वहां कहा ऐसी बात कही, और आज आपका अधिकार होता तो आज आपको वर्ण व्यवस्था में फिर ऊपर रखा जाता। तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है, ये आप सोचते हैं। जैसे और जातियां भी सोचती हैं हम ग्रेट हैं, तो कोई ग्रेट नहीं है। मौर्य कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, ग्रेट हैं। अगर ग्रेट हैं सैनिक कई विधानसभाओं में बड़ी संख्या में, तो कितने उनके सांसद कितने विधायक हैं ये वो देख सकते हैं, इससे समीक्षा कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज और उनसे एक बात और कहिए कि जो सोया हुआ है उसको तो हम जगा सकते हैं, मगर जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको नहीं जगा सकते। इस बात को ध्यान रखिए। कहना अगर समीक्षा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर आप समीक्षा करना ही नहीं चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। बुद्धा के समय में जातीय प्रथा या वर्ण व्यवस्था थी? देखिए जब बुद्धा के समय की बात की तो बुद्धा के समय वर्ण व्यवस्था बिल्कुल थी, क्योंकि बुद्धा ने जो मेरा अपना पर्सनल, क्योंकि बुद्धा ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो दिया तो वो इसीलिए दिया उन्होंने, और ऐसा नहीं है मगर आर्य आ चुके। मतलब इतनी व्यवस्थित नहीं थी, इतनी व्यवस्थित नहीं थी उस समय। सर कोई ऐसा व्यवस्थित बाद में इन्होंने करी है प्रतिक्रांति। मतलब जाति नहीं थी, सूत्र थे। इतना ज्यादा नहीं थी जैसे व्यवस्था थी, आचार्य व्यवस्था नहीं थी। सर कोई ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य हमें मिलता है जो कि सम्राट अशोक के समय में वर्ण व्यवस्था या जातीय प्रथा हुई? देखिए उनको पढ़ो आप, मैं बता रहा हूँ। स्पष्ट है। नहीं पढ़ना तो छोड़िए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिना पढ़े कैसे चलेगा? पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका जवाब दे रहा हूँ। सम्राट अशोक जो थे उससे के बाद जातियां बनी। सम्राट अशोक से पहले जातियां नहीं, वर्ण व्यवस्था। पुष्यमित्र संघ के हाँ, पुष्यमित्र शुंग जब आया, जब पृथ्वी क्रांति हुई तब जातियां बनी, उससे पहले वर्ण व्यवस्था होती? उससे पहले वर्ण व्यवस्था। शूद्र वर्ण में थे सम्राट अशोक, शूद्र वर्ण में थे। और जब ऋग्वेद था, ऋग्वेद में ही तो चौथे वर्ण की व्यवस्था बताई गई। बाबा साहब ने ये क्लियर किया है। उससे पहले भी 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और चौथे वर्ण में जब ऋग्वेद आया, ऋग्वेद 5000 साल पहले बनाया गया, तब उसके बाद में वो उसमें चौथा वर्ण आया। ये जो उसमें सर वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्मों के आधार पर उन्होंने लागू किया, क्या किस तरह से इसको? नहीं, सुनो, ये देखिए पुष्यमित्र शुंग ने ये जो मनु स्मृति लिखी है जी, इस मनु स्मृति के बाद ही जाति की व्यवस्था आई है। और मनु स्मृति कब लिखी गई है? जब सम्राट अशोक के पोते परपोते बृहद्रथ की हत्या की, उसके बाद लिखी गई है। और उसी के बाद ये चौथा वेद लिखा गया है। तो ये जब चौथा वेद लिखा गया है, मनु स्मृति लिखी गई है, उसके बाद जाति व्यवस्था आई है। तो ये डिसाइडेड है कि पहले ये ऊंच नीच की भावना नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जो जो काम करता था उसका वो काम मान्य था और उसको इज्जत दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि लोहार को इज्जत न दी जाती हो, ऐसा नहीं था। लेकिन सर कई बार हम चौपालों पे बैठते हैं तो वहाँ एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है कि अभी भी लोग कह रहे हैं सम्राट अशोक क्षत्रिय थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र थे। तो वहाँ हम अपने लोगों में कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे? जब ब्राह्मण है, उनके पिताजी कौन थे? कृष्ण दादाजी अहीर था। बोलते, पूछ लो उनसे। कृष्ण अहीर था, अपने आप और जब उसको जो व्यवस्था उसके लिए सुटेबल होती है वो उस व्यवस्था को अपने हिसाब से लिखता है। चलिए सर, शिक्षा का अधिकार किसी को था नहीं। सबको दे दीजिए। देखिए जो इसको हम लोग ऐसा है ना, एक दे दो। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं
छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, जी जी सर। वो भी राजा थे। जी सर। वो अपने को ये मानते थे भाई कि मैं ये शूद्र हूँ या हूँ, लेकिन जब वो ब्राह्मण आया उनको पता चला कि भाई ये जो मुझे ब्राह्मण मेरे नहाते समय जो मंत्रोच्चारण करता है ये नहा के नहीं आता। तो एक दिन उन्होंने वो पुरोहित को टोक दिया। उन्होंने कहा क्या भाई तुम सुना नहा के नहीं आए हो, और जब तुम्हें क्या पता नहीं क्या लिखाया हुआ है उसमें शास्त्रों में, मंत्र जो है शास्त्रों में लिखा है कि मतलब एक वेदोक्त मंत्र है, एक पुराणोक्त मंत्र है। तो वो जो है वो पुराणोक्त करता है। पुराणों वाला मंत्र पढ़ा। हाँ, तो उसने कहा भैया पुराणों वाला मंत्र तुम क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने तुम्हें कहा, ये ज्ञान शूद्र के लिए जो है भाई राजा के स्नान के समय मतलब इतिहास पढ़ते हैं तो वो इतिहास उनकी बड़े अवस्था के अनुसार पता लगता है। तो राज्य अभिषेक किया उसने उनके क्या पैर कहा, के उसने क्या कहा शाहू जी महाराज, उन्होंने कहा मुझे मत बताइए, मुझे सब पता है, ये तब होता है जब राजा क्षत्रिय हो, लेकिन आप क्षत्रिय नहीं हो। तब उन्होंने कहा मतलब भटक निकल यहाँ से, साला तू मेरा अपमान कर रहा है, मैं राजा। उन्होंने कहा बस बस बस। फिर वो गाली बकता हुआ वहां से निकला। उसने कहा तुम क्षत्रिय नहीं हो, लेकिन हम सब अपने को क्षत्रिय समझे बैठे। यही बात शिवाजी के लिए भी कहते हैं वही शिवाजी। शिवाजी का जो राज तिलक हुआ था कि भैया जब वो देखो जो सामंत शाही है उसकी वजह से उन्होंने कहा कि यार मुझे शासन नहीं करने देंगे, जो ये परिपाटी है इसको पूरा कर लिया जाए, मेरा शासन विधिवत शुरू हो जाए। तो उनका जो राज्य तिलक है ब्राह्मणों ने करने से मना कर दिया। काशी से एक ब्राह्मण बुलाया गया गंगा भट्ट, उसने मन चाहे पैसे मांगे तब जाके वो आया, और उसने शिवाजी का राज तिलक किससे किया पता? पैर के अंगूठे से। और बहुत बड़ी कीमत ली, तब बहुत बड़ा कुछ क्या लिया उसने उसके बदले। हाँ, बहुत कीमत ली तब तैयार हुआ। तो ये जो आजकल ये कहते हैं ना शिवाजी क्षत्रिय थे, ये सब ये थे, ये देखो ये लिखने वाले व्यवस्था इनके हाथ में ना, तो इनके झांसे में नहीं आई। आप खुद पढ़िए, और मतलब जो इनकी व्यवस्था में आप मत उलझिए। ये तो सिद्ध कर रहे हैं, ये तो बाबा साहब को भी ब्राह्मण बता रहे थे कभी। कहीं कहीं मुहैया कराने लगे। हाँ बिल्कुल, अम्बेडकर टाइटल वो ब्राह्मण का बताते थे। हाँ, तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। अभी देखो ऐसा मुस्लिमों में भी आया। अभी हमने जैसे आपको बताया कि जितनी भी इन्होंने शादियां की, जैसे अभी चाहे शाहरुख खान हो चाहे आमिर खान हो, जैसे अभी सर ने बताया चंद्रगुप्त के समय में हाँ। बड़ व्यवस्था होती थी, ठीक, लेकिन बड़ व्यवस्था में शूद्रों को राज करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो वो कैसे देखिए ये जो बहुत सारी चीजों को फिर हमें उनको जाना पड़ेगा ना, उनको विश्लेषण करना पड़ेगा। इनका तो ऐसा देखिए पहले ना आप तो राजा थे यहाँ के, आप शासक हैं यहाँ के, जो मूल निवासी है वो तो शासक है यहाँ का ना। नहीं वो पहले शासक है, इसलिए हम नागवंशी लोग इनका हैं। क्वेश्चन तो पहले सुन लो। वो पूछ रहे हैं कि शूद्रों को तो अधिकार ही नहीं सर था। बड़ व्यवस्था यदि चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए उस समय में बड़ व्यवस्था होती थी, सर ने अभी कार्यक्रम में बताया, सर से पहले कैडर कर रहे थे तो उसने बताया चंद्रगुप्त के समय में बड़ व्यवस्था होती थी, लेकिन चंद्रगुप्त के समय में अगर बड़ व्यवस्था होती थी तो उस बड़ व्यवस्था के रहते सूत्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार, साथ साथ में राजा बनने का भी अधिकार नहीं होगा। नहीं एक मिनट, तो वो राजा कैसे बने? मैं वही बोल रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था का मतलब तो शूद्र वर्ण आया, ये जब लिखा गया चौथा वर्ण, तब उसके पहले वर्ण व्यवस्था थी। इसका मतलब कि शूद्र नहीं था, वर्ण था, लेकिन वो शूद्र वर्ण नहीं था। व्यवस्था कैटेगरी 1 2 3 वर्ण थे इसका, कैटेगरी 1 2 3 मान लो, बट शूद्र वर्ण नहीं था। शूद्र तो बाद में आया, और शूद्रों को जो आप बोल रहे हो व्यवस्था नहीं थी, वो तो बात की बात है। तो व्यवस्था थी लेकिन शूद्र वर्ण नहीं था। वो सूत्र कब आए? जैसे अभी हम लोग कभी बैठ के बातचीत करते हैं, इतिहास में वंश मिलते हैं, वंश मिलते हैं, वंश वर्ण। देखिए बुद्धा के बाद क्या हुआ, ये चीज सारी थम गई। बुद्धा के बाद थम गई, तो हम नागवंशी राजा हैं, और वो जितने भी राजा थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हो, अर्जुन की बात है, ये बहुत ही मतलब ऐसा काल बताया जाता है जिसे बोलते हैं हम बहुत ही अच्छा काल था अब तक का, स्वर्ण काल जिसे बोलते हैं। तो ये जो ना फिर बाद में फिर से इनको प्रतिक्रांति हुई। हमने क्या बताया, बुद्धा के समय उसके बाद इनकी प्रतिक्रांति करी। बुद्धा ने क्रांति की थी एक बहुजन की, और इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की। उससे पहले ये सारी चीजें नहीं चली, क्योंकि उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग हुआ वो धीरे धीरे जाकर उस समय जाकर उन्होंने प्रतिक्रांति की। मतलब ये जो आप हमारे मूवमेंट में एक आके विद्यार्थी जी हैं, आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो एक बार फोन से फर्स्ट बार मेरी वार्ता हो रही थी उनसे,
तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सम्राट अशोक के वंशज हो। मैंने कहा हाँ, बताते हैं लोग, पढ़ा है मैंने ऐसा। तो वो कहते हैं सम्राट अशोक को मौर्य बताते हो आपने? हाँ सर, ऐसा ही पढ़ा और ऐसा बताते हैं हमारे लोग। तो उन्होंने कहा अगर सम्राट अशोक मौर्य थे तो सम्राट अशोक का शासनकाल तो अखंड भारत में रहा था, लेकिन मौर्य टाइटल जो है वो आपके भारत के कुछ ही राज्यों में क्यों मिलता, फिर समस्त भारत के जो बांग्लादेश है, नेपाल है और भी बहुत सारे जो देश बने उनमें सब में मौर्य मिलना चाहिए, ये सवाल उनका था। किनका था ये? आर के विद्यार्थी जी। तो हाँ, मैं व्यस्त था, करीब 20-25 मिनट बात हुई थी। कहने का सर कभी बात करता हूँ इस मैटर में, फिर उनसे बातचीत हो नहीं पाई। तो बहुत कुछ सवाल हैं जो असमंजस में अभी भी बड़े हैं। नहीं आप ये सवाल ना इनको आप लिखिए, इनको आपको लिख के प्रॉपर जवाब आप फिर एक बार लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, फिर आप एक साथ उनसे पूछ लीजिए। अगर कोई ऐसा होगा जैसे मिसमैच होगा तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। देखिए मतलब मुझे जो एक अपनी समझ के अनुसार जो अब ऐसा होता है ना, कुछ हम पढ़ते हैं जी, कुछ एक हम अपना सेंस लगाते हैं। आप अभी जैसे बात आई कि जब बुद्ध की क्रांति हुई है, एक पहले आर्यों के आक्रमण के बाद आया, दौर चला। मतलब ऐसा होता है पहले जो आपका दुश्मन है वो आ तो गया, थोड़ा बहुत उसने खेल स्टार्ट कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं चला। जो यहाँ के राजे रजवाड़े तो क्या हुए, छोटे छोटे लोग जो हमने कबीले बताए उसी टाइप का था। कोई इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं थी जितनी आज है, थोड़ी थोड़ी जनसंख्या, छोटे छोटे कबीले, कबीलों के राजा, जनपद, हाँ जनपद, उस तरीके। तो उसमें क्या होता होगा, जो भी मूल निवासियों का जहां अपना राज चल रहा, कुछ जगह जो आते होंगे, कई जगह उन्होंने मारने की, कब्जाने की कोशिशें भी करी, लेकिन बहुत टफ नहीं था। लेकिन उनका शोषण या उत्पीड़न का दौर स्टार्ट हो गया। उस दौर में बुद्धा आए। बुद्धा ने जब वो देखा और वो दुख, उन्होंने देखा भाई ये इतना दुख क्यों है, इतना परेशानियां क्यों है, ये है। तो वहां से बुद्धा ने अपना लाइफ लगाई और लाइफ लगा के एक चिंतन देके गए, एक आइडियोलॉजी। तो फिर पूरा बुद्ध काल स्टार्ट हो गया और राजा। तो उसके बाद जब बुद्ध का जो दौर शुरू हुआ है, तो वो जो दूसरा जो हमारा एनिमी है या जो एंटी जो एलिमेंट है वो कमजोर पड़ने लगा। तो उसने फिर अपनी रणनीति बना के, जब बौद्ध जो पूरा एक मानवतावादी जो भारत बनने लगा, पूरा सम्राट अशोक और उनके सब आने लगे, तो वो सतर्क होकर जब उसने फिर काउंटर किया है पुष्यमित्र शुंग वाला, तो पुष्यमित्र शुंग के काउंटर के बाद जब उसने बृहद्रथ की हत्या करी, उन्होंने कहा अब बड़ा ठोस बनाना भैया, ये तो अब इनको अब ऐसा सिस्टम बनाओ कि ये आसानी से, तब फिर हमारे राजपाट उसके बाद खत्म हो गए। उसके बाद का आप देखोगे हमारे राजाओं का इतिहास बहुत कम मिलेगा, गिने चुने। उसके बाद मनुस्मृति आई, उससे पहले मतलब लड़ाई थी, उससे पहले लड़ाई चल। एक थोड़ा सा देखो, सारी चीजें प्रामाणिक नहीं होती, सारी चीजों पे आपको एविडेंस, मतलब हमको ये एविडेंस और वो थोड़ा लेना है, लेकिन बाकी अपना सेंस भी लगाना है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से बाद में फिर उन्होंने इतना कठोर बनाया कि अब ये दोबारा कभी भी ऐसा उठ न सके। नहीं तो इतनी नफरत क्या थी कि भाई कान में शीशा पिघला के डाल दो, जीभ काट दो, आंख फोड़ दो। हाँ, अगर वो है अंगूरता आंख में लोहे की गर्म सलाखें घुसेड़ दो। तो उसके बाद फिर ये हालत जो इतनी दुर्दशा इसलिए हुई है। और वही है कि भाई अब हम लोग गलत फहमी में तो थोड़ा बहुत चला, तो आगे अपने को सब समझते रहे, बाकी हकीकत ये है राजा तो हैं, कोई हम सूझ रहे हैं थोड़ी। हम एक चीज आप लोग समझ लो कि ब्राह्मण के हाथ में कॉपी और किताब रही है, तुम्हारे हाथ में तो 1950 के बाद आई है। 2500 साल से कॉपी किताब उनके हाथ में रही है, तो जो उनको सुटेबल लगा वो लिखा है। अब जो उनको सुटेबल लगा वो लिखा, तो पढ़ने को तो फिर वही मिलेगा ना। आपके महापुरुषों ने तो जो लिखा है वो तो नहीं मिलेगा ना। हमारे महापुरुष बुद्धा का मिलेगा, फुले का मिलेगा, बाबा साहब का मिलेगा। तो जो हमारे देश में ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये मनुवादी व्यवस्था दक्षिण भारत में खत्म हो गई। मतलब जाति व्यवस्था है, लेकिन उस जाति व्यवस्था में अपमान वाली स्थिति अब नहीं है। तो उनका पूरा प्रोग्राम है, इस बात को आप सब लोग नोट कर लो। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उनकी शासन सत्ता रहती है तभी उनका हिंदू धर्म रहता है।
तभी वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। और ये सिर्फ दो राज्य, दो प्रदेश